हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर 1 क्लास 8 के लिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है वो क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसको जानेंगे चैप्टर 1 में। स्टार्ट करते हैं अब। पहेली and बूझो went to their uncle's house during the summer vacation। पहेली और बूझो जो हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी के दौरान। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे शॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग etc इन द फील्ड। अब उसके अंकल जो हैं वो क्या होते हैं, एक किसान होते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे टूल्स देखे जो उनके घरों में हैं। जनरली जो किसान परिवार से है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ पाएगा कि खुरपी क्या है, कुदाल क्या है, हल क्या है ना। तो इन सारी चीज़ों को, इन टूल्स को उन्होंने अपने अंकल के घर में देखा। किसने? पहेली और बूझो ने। I want to know where and how we use these tools। यहाँ पे पहेली और बूझो कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। You have learned that all living organism required food। आपने ये पढ़ा है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी जीवित हैं, सजीव हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, ठीक है, मेक देयर फूड देमसेल्फ। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आपको याद है या आप याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से हरे पौधे जो हैं अपना भोजन बनाते थे? कैन यू रिकॉल, कर सकते हैं आप रिकॉल उसको याद? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने पढ़ा है पिछली क्लास में कि हरे पेड़ पौधे जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, वो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के द्वारा अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। इट्स मीन कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO2 है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जल की आवश्यकता होती है, H2O। उसके बाद सनलाइट की आवश्यकता होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और वो किसके अंदर होता है? पत्तियों के अंदर होता है। और उन क्लोरोफिल्स की वजह से पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उसका रंग हरा होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के द्वारा। और इसीलिए प्लांट्स जो हैं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब बात आती है समझने की कि क्या हम अपना भोजन नहीं बनाते? तो नहीं, जनरली हम अपना भोजन नहीं बनाते हैं। हम भोजन को क्या करते हैं? पकाते हैं। हम जो है अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से। या तो हम रॉ मटेरियल्स खाएं प्लांट्स के, गाजर, मूली वगैरह जो भी आप खाते हैं रॉ मटेरियल्स हैं। या फिर आप अगर गेहूँ ले आते हैं, चावल ले आते हैं, दाल ले आते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, सीरियल्स हो गया इंग्लिश में, तो इन सब की ज़रूरत जो है कौन पूरा करता है? प्लांट्स पूरे करते हैं। इसलिए प्लांट्स ही हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, और उन्हीं के बनाए हुए भोजन जो वो स्टोर करके रखते हैं अपने भिन्न भिन्न अंगों में, चाहे वो फल के रूप में, चाहे फूल के रूप में, या रूट्स के अंदर, या स्टेम के अंदर, हम उनको वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त करके क्या करते हैं? अपना भोजन पकाते हैं। ओके, यही वजह है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। अब आइए देखते हैं इस लाइन के अंदर। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमन भी, मनुष्य हो या फिर जानवर हो, ये दोनों अपना भोजन नहीं पकाते। सो
वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, तब ये जानवर या एनिमल्स अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। अब देखिए एक प्रश्न है, वाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें भोजन आखिर करना क्यों है, हम भोजन क्यों करें, भोजन नहीं करने से क्या दिक्कत है। आप सभी जानते हैं कि भोजन जो है एनर्जी का सोर्स है। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। एनर्जी ही क्यों, बाकी सारी चीज़ें प्रोटीन के लिए, विटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए या फिर एनर्जी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें भोजन करने की आवश्यकता है। हम भोजन इसीलिए करते हैं, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज utilized by organisms for carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion। अब देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है कि जो भोजन हम करते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं कि उससे जो एनर्जी का जो रूप है, एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, उसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ऑर्गेनिज्म क्या है, जीव, उन जीवों के द्वारा फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, अपने शरीर के अलग अलग प्रकार के जो बॉडी के फंक्शन हैं उन सब को कैरी करने के लिए, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जो है हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमें काम करना है, मान लो हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, आँख से देख ही रहे हैं, तो आँख से देखने में भी एनर्जी का खर्च है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, भोजन से ही आती है, ठीक है। किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, हमारा पाचन क्रिया, हम जब डाइजेस्ट कोई भोजन करते हैं उसका डाइजेशन भी होता है, तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। रेस्पिरेशन, श्वसन फंक्शन जो है, रेस्पिरेशन को काम करते रहने के लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता है। एंड एक्सक्रीशन, यहाँ तक कि अगर हम एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब यूरिन पास करते हैं या स्टूल पास करते हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, हम अपना भोजन जो है प्लांट से प्राप्त करते हैं या जानवर से प्राप्त करते हैं या फिर दोनों से प्राप्त करते हैं। अब बात आ गई कि प्लांट से तो डायरेक्टली आपने समझ ही लिया, या तो आप उसको रॉ मटेरियल में खाते हैं या गेहूँ, चावल, दाल वगैरह वगैरह के फॉर्म में आप लेते हैं, तो प्लांट्स प्रोडक्ट ही हैं। एनिमल्स भी आप खाते हैं, या एनिमल्स की ही बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एनिमल्स को ही खाते हैं, ठीक है, जो कार्निवोरस हैं। तो ऐसे एनिमल अपने भोजन के लिए एनिमल पे ही डिपेंड है ना। और बहुत सारे ह्यूमन भी हैं, मनुष्य भी हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, ठीक है, या फिर दोनों को खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। समझा रही बात में क्या कहना चाहता हूँ मैं? ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ वी आर द कैटेगरी ऑफ एनिमल देन वी आर होमोसेपियंस। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य तो दोनों खाते हैं, मुर्गा भी खा लेते हो काट के, हैं, मीट, बकरा जो भी मिले पका के खा लेते हैं, दाल चावल वगैरह भी खा लेते हैं, रोटी चपाती वगैरह भी खा लेते हैं, है ना। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल है वो क्या करता है, वो तो जानवर को ही खाएगा, क्योंकि वो कार्निवोरस है। तो जानवर को खाएगा तो जैसे शेर है, बकरी को मार के खाएगा, वो तो घास तो खाएगा नहीं, बकरी को मार के खाएगा, ठीक है, या अपने से छोटे किसी जानवर को मार कर खाएगा, हैं। तो एक तरफ बोथ खाने वाले हो गए, जैसे ह्यूमन है प्लांट्स प्रोडक्ट भी खा रहा है और एनिमल्स प्रोडक्ट भी खा रहा है। दूसरी तरफ एनिमल्स ऐसे हैं जो केवल एनिमल्स को ही खा रहे हैं, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो केवल प्लांट्स को ही खाते हैं, जैसे वो जो हर्बीवोरस हैं, जो गाय हो गई, भैंस हो गए, बकरी हो गई, ये हर्बीवोरस हैं, ये जब भी खाते हैं प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब कि एनर्जी के लिए हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर हैं, और कुछ प्लांट्स ईटर हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, कुछ
फ्लैश ईटर हैं जो केवल मांस खाते हैं, और कुछ दोनों खाते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब देख लीजिए, चूँकि चैप्टर जो है वो क्रॉप मैनेजमेंट का है, और क्रॉप मैनेजमेंट का मतलब है कि किस प्रकार से क्रॉप को मैनेज किया जाए। एक समय था जब हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी, हमारे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, हम उसमें खेती करते थे आराम से, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, बड़े आराम से खेती होती थी, सारे पॉपुलेशन को भोजन मिल जाता था। लेकिन एक समय ऐसा है, और दिन प्रतिदिन ये समय और बढ़ता जा रहा है, जटिल होता जा रहा है, कि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्पेशली हम इंडिया में हैं, और इंडिया के पॉपुलेशन की बात आप देख लें कैसे बढ़ रही है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। रिसोर्सेज मतलब जहाँ से आप प्लांट्स को उगाते हैं, जो जहाँ आप खेती करेंगे, वो खेती की ज़मीन कम होती जाएगी, और पॉपुलेशन जो उसको कंज्यूम करने वाला है वो बढ़ता जाएगा। कंजम्पशन बढ़ रहा है, सोर्स घट रहा है। इसके लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है कि आखिर कैसे, हाउ वी कैन मैनेज दिस। और यही इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है, इसी बात को जानना कि हम कैसे इस बात को मैनेज करें। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे आपका फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड जो है हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, उसको बहुत ज़्यादा स्केल में उगाया जाना है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, सबको भोजन चाहिए। तो सबको भोजन चाहिए तो उतने प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उतना प्रोडक्शन होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। इज इट क्लियर? Think about it. What I am telling? I am telling that in order to provide food, हमें भोजन प्रोवाइड करने के लिए फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी जनसंख्या को, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। रेगुलर प्रोडक्शन जरूरी है कि लगातार प्रोडक्शन होता रहे ताकि अनाज की कमी ना हो। प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता है कि उसको रख रखाव या फिर उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो, ये दोनों तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें 1 बाय 1 हम करके इसका स्टडी करेंगे। यहाँ बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है ना, 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखिए। टिल 10,000 BCE बिफोर क्राइस्ट है, मतलब जब ईस्वी सन गिना जाए उससे 10,000 साल पहले तक की बात कर रहा है। पीपुल वेयर नोमैडिक, लोग जो थे वो नोमैडिक थे। दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप्स, वो भटक रहे थे, भटकते थे। वांडरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह, खाना बदोश की तरह भटकना। ठीक है, तो दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह एक ग्रुप बनाकर वो जाते थे, इधर से उधर, कभी यहाँ हैं कभी वहाँ हैं, मतलब अलग अलग। आखिर क्यों यहाँ है तो वहाँ क्यों गए, वहाँ है तो वहाँ क्यों गए, किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, अपने लिए भोजन की तलाश में और अपने लिए शेल्टर की तलाश में। शेल्टर होता है जहाँ वो रह सके, है ना, जहाँ वो अपना जीवन यापन कर सके, इसकी तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। कब? लगभग 10,000 साल पहले की बात है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईस्वी सन गिनने से 10,000 साल पहले की बात है ये। दे एट रॉ फ्रूट्स, वो खाते थे, क्या खाते थे? रॉ फ्रूट्स खाते थे। रॉ फ्रूट्स मतलब डायरेक्ट, जैसे एप्पल है आपने तोड़ा खा लिया, रॉ फ्रूट्स है ना, रॉ फ्रूट्स खाते थे। रॉ वेजिटेबल्स खाते थे। आज हम पका कर खाते हैं, उस समय ये सुविधा नहीं थी क्योंकि आग का आविष्कार ही नहीं हुआ था। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड, और जानवरों को भी मारते थे और उनको खाते थे, शिकार करते थे उनका। हंटिंग मतलब शिकार करना, उनको शिकार करते थे, उनको खाते थे। लेटर, बाद में, दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, बाद में उन्होंने, कल्टीवेट मतलब होता है खेती करना, उन्होंने भूमि पर खेती करना शुरू किया।
कल्टीवेशन शुरू हुआ। एंड प्रोड्यूस राइस, और धान उगाया, राइस उगाया, वीट उगाया, एंड अदर फूड क्रॉप्स उगाए। ठीक है, दिस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस प्रकार से खेती का जन्म हुआ। ठीक है ना, खेती का विकास कैसे हुआ, इसी प्रकार से खेती का विकास हुआ, यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। When plants of the same kind are cultivated, जब एक ही प्रकार के प्लांट्स को खेती किया जाता है, एक ही प्रकार के प्लांट्स की खेती की जाती है, एट वन प्लेस, एक जगह पर, ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर। ठीक है, इट इज कॉल्ड क्रॉप। पूछता है व्हाट इज क्रॉप, तो क्रॉप क्या है? क्रॉप का मतलब हुआ कि जब एक ही प्रकार का प्लांट, चाहे वो धान का हो, चाहे गेहूं का हो, या फिर आप चना बो रहे हो, या कोई और चीज़ है, एक ही प्रकार के प्लांट का एक लार्ज स्केल पर, मतलब एक बड़े से खेत में आप जिस चीज़ की उपज कर रहे हैं वो एक ही प्रकार का प्लांट है, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? क्रॉप इट्स मीन व्हाट? क्रॉप इट्स मीन कि when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। जब एक ही प्रकार के पौधे की उपज एक बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर किया जाता है, उसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए क्रॉप ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं की फसल। अब गेहूं की फसल क्या है? अगर फसल जो है, क्रॉप जो है वो गेहूं की है, तो सीधी सी बात है कि जितनी भी एरिया में ये फसल उगाई गई है उसमें सिर्फ गेहूं है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रॉप। एक प्रकार की फसल मतलब गेहूं, और एक ही जगह उगाई गई है, एक लार्ज स्केल में उगाई गई है, तो वो कौन सी क्रॉप कहलाएगी? व्हीट क्रॉप कहलाएगी, या क्रॉप ऑफ व्हीट कहलाएगी। मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। इसका मतलब कि हर प्रकार का, हर पौधा जो उगाया गया है उस खेत के अंदर, वो क्या है? व्हीट है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ऑलरेडी आप जानते हैं कि क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आप जानते हैं अलग अलग प्रकार के कैसे होते हैं। तो भाई देर आर सम सीरियल्स, सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, these all are crops. Why? Because when a large scale we produce any one thing, it will be crop. अगर हम राइस की खेती कर रहे हैं एक लार्ज स्केल पे, राइस ही अगर बोया गया है, तो वो फसल जो है किसकी है? धान की है। पैदावार किसकी होगी? धान की होगी। मतलब वो किसकी कौन सा क्रॉप कहलाएगा? वो कहलाएगा राइस का क्रॉप। उसी प्रकार वेजिटेबल्स उगाया जा रहा है, तो एक ही प्रकार का वेजिटेबल आपने एक बड़े स्केल पर, एक बड़े लैंड पर उगाया है, उसमें एक प्रकार का वेजिटेबल उग रहा है, तो वो वेजिटेबल का क्रॉप कहलाएगा। या फिर फ्रूट्स में भी उसी प्रकार है, अंगूर की खेती हो रही है, केले की खेती हो रही है ना, सेब की खेती हो रही है, तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं वो सेब के हैं, अंगूर के हैं, केले के हैं। ठीक है, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो वर्गीकरण है, इसको सीजन के आधार पर किया जाता है। जब इसको उगाया जाता है उसके आधार पर भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। कहते हैं कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। वास्ट कंट्री मतलब विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो क्लाइमेट की कंडीशन है, चाहे टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो या रेनफॉल हो, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वो एक जगह और दूसरी जगह में अंतर है। कहीं पे खूब तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे रोज़ बारिश हो रही है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ सर्दी है। इस पूरे भारत की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, इस देश के अंदर ही अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के आपको क्लाइमेट मिल जाएंगे। पहाड़ी एरिया में जाओगे तो अलग क्लाइमेट है ना। प्लेन एरिया में जाओगे तो क्लाइमेट अलग है।
जैसे आसाम के क्षेत्र में चले जाओ, जैसे आज के डेट में जो है कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है? मानसीन राम, ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? प्रतिदिन लगभग बारिश हो जाती है, तो वहाँ का सिचुएशन अलग है। तो अलग अलग रीजन में जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक ही समय में अलग अलग पाए जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ rich variety of crops from in grown in different parts of the country। और इससे फ़ायदा क्या है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में एक समय में अलग अलग प्रकार की खेतियां की जा सकती हैं। कैसे? जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ गर्मी वाली फसल, सर्दी पड़ रही है तो सर्दी वाली फसल, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस भिन्नता के बावजूद, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, दो विशाल क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो चिन्हित किए गए हैं, आइडेंटिफाइड किए गए हैं। वो दो जो पैटर्न्स हैं वो मुख्य हैं, जो पूरे देश के लिए एक समान हैं। वो कौन कौन से पैटर्न है भाई? पहला है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है रबी क्रॉप्स। इनके बारे में समझना ज़रूरी है कि खरीफ क्या है और रबी क्या है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वैसे क्रॉप्स या फसल जो रेनी सीजन में, मतलब बारिश के समय में लगाए जाते हैं, जब बारिश होती है तब लगाए जाते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और जो भारत में मौसम है जो रेनिंग, वर्षा होने की, वो जून से सितंबर तक है। इस बीच में बारिश होती है और बारिश के दौरान जो फसल उगाए जाते हैं उनको खरीफ फसल कहते हैं। और उनमें क्या क्या आते हैं? उसमें पैडी है, धान है, मेज है, मक्का, सोयाबीन्स की खेती होती है, ग्राउंड नट की खेती होती है, एंड कॉटन और खरीफ और खरीफ। कॉटन, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ये जो खेती होती है ये कौन सी खेती है? खरीफ की खेती है, खरीफ का फसल है, ठीक है। खरीफ फसल में कौन कौन से आएंगे अब आप बता सकते हैं, और कब बोया जाता है ये बता सकते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द टाइमिंग ऑफ खरीफ क्रॉप इज जून टू सितंबर, इट इज रेनी सीजन, एंड पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, क्योंकि उस समय इन्हीं के फसल लगाए जाते हैं और खेती की जाती है। अब मैं पूछूं कि क्यों आखिर पैडी का खेती क्यों किया जाता है भाई उस समय? मेज की खेती क्यों की जाती है उस समय? सोयाबीन की क्यों की जाती है? तो सबका जवाब एक ही है, क्यों? क्योंकि इन सभी फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और ज़्यादा पानी जो है बरसात के समय में ही मिल सकता है, इसलिए जून से सितंबर तक इनकी खेती की जाती है। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे कहते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं। रबी क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ऐसे क्रॉप्स, ऐसे फसल जिनको विंटर सीजन में उगाया जाता है। विंटर मतलब सर्दी के मौसम में उगाया जाता है। और सर्दी का मौसम कब होता है अपने यहाँ? अक्टूबर से मार्च के बीच में। अक्टूबर से शुरू हो जाता है और मार्च तक ख़त्म हो जाता है सर्दी, और इसी बीच में जो फसल उगाए जाते हैं वो रबी क्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आएंगे भाई? वीट आएगा, ग्राम आएगा, पीज आएगा, मस्टर्ड है ना, लीन सीड है, ये सब क्या है? गेहूँ हो गया, ग्राम मतलब चना होता है, पी मतलब मटर होता है, मस्टर्ड है, सरसों। इन सब को जब इन सब की खेती जब की जाती है तो किस समय की जाती है? आप खुद बता सकते हैं कब की जाती है भाई? अक्टूबर से मार्च में। भाई क्यों की जाती है अक्टूबर से मार्च में? क्योंकि इस समय बारिश कम होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और इन क्रॉप्स को जो है वैसे ही मौसम की आवश्यकता होती है जिसमें बारिश ना हो, कम बारिश हो, नमी बनी रहे,
और इसीलिए इनको वीट, ग्राम और पी मस्टर्ड वगैरह के लिए जो उपयुक्त समय है वो अक्टूबर से मार्च का है। और अक्टूबर से मार्च में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहेंगे? रबी फसल कहेंगे, रबी क्रॉप्स कहेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं देखते हुए। 1.2 में कहता है कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है भाई? बेसिक प्रैक्टिस, मुख्य प्रैक्टिस जो है क्रॉप प्रोडक्शन का क्या है? वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। वही बात है, बुझो ने और पहली ने सवाल किए हैं कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। भाई क्यों नहीं सर्दी के मौसम में उगाया जाता है? क्यों? यहाँ जवाब दे रही है पहली, क्या जवाब दे रही है? क्यों? पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, जो पहले मैं आपको बता दिया कि पैडी को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, धान को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको विंटर सीजन में नहीं लगा सकते। उनको कब लगाएंगे? रेनी सीजन में लगाएंगे, जब बारिश होगी। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भाई किसी भी क्रॉप्स, किसी भी फसल को कल्टीवेट करने के लिए, खेती करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कार्य इन्वॉल्व होते हैं। अंडरटेकन बाय फार्मर्स, जो फार्मर्स के द्वारा किए जाते हैं, किसानों के द्वारा किए जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के दौरान, उस समय पीरियड के दौरान। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। आप इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं सिमिलर टू दोज कैरिड आउट, इसी तरह के जो है गार्डनर्स को देख सकते हो जो गार्डन में बागवानी करते हैं, फूल पत्तियां लगाते हैं। इवन बाय यू, आप अपने द्वारा भी इसका अनुभव कर सकते हैं। व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जब आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सजावटी पौधों को जो है आप उगाते हैं अपने घरों में, तो क्या क्या करते हैं? बताइए क्या क्या करते हैं, सोचिए ज़रा क्या क्या करना पड़ेगा। बाकी तो मैं बताऊंगा ही। दिज एक्टिविटीज़ आर टास्क आर रेफर्ड, ये एक्टिविटी करने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखिए क्या करना पड़ता है भाई। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं आपको। टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो, क्या? प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा ना। कोई भी फसल लगाने के लिए आप कहीं भी छींट दोगे, फेंक दोगे तो थोड़ी ना फसल लग जाएगा। ऊपर से जो है पंछी जो है, बर्ड्स जो हैं, उसको चुग के खाओ के ठीक कर देगी, आपका फसल लग गया। तो भाई क्या करना होगा? सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं? खेत को जोतते हो, जोत के फिर उसको बराबर करते हो, मिट्टी को बराबर करने के बाद उसमें आप फसल लगाते हो। फसल लगने के बाद जब फसल छोटे छोटे होकर तैयार होते हैं तो सोविंग होता है। सोविंग क्या कहलाते हैं? जो ऐसे परिवार से हों जिनके घर खेती होती है वो जानते हैं सोइंग को सोहनी कहते हैं। सोहनी, सोहनी मतलब हमारे लगाए हुए क्रॉप्स के साथ कुछ ऐसे पौधे भी उगाते हैं जिनकी आवश्यकता में नहीं है, जो खर पतवार है, घास है। तो भाई हम जो भी न्यूट्रिशंस हमारे खेत के अंदर है, जो भी न्यूट्रिशंस हमारी मिट्टी के अंदर है, वो हमारा फसल तो ले ही रहा है, साथ साथ वो भी ले रहा है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो वैसी चीज़ों को हम क्या करते हैं? उखाड़ फेंकते हैं। इसी उखाड़ फेंकने को क्या कहते हैं? सोविंग कहते हैं। समझाई बात? उसके बाद जब हमारा पौधा तैयार होता है तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हम पता करते हैं, देखते हैं। आजकल तो साइंटिफिक खेती है भाई, कि मिट्टी ले जाओ, पता कर लो किस चीज़ की कमी है हमारे खेत के अंदर और वही चीज़ आप डाल लो। तो सबसे बड़ी बात है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या है? दो बातें इसने कह दी, एक कह रहा है मैन्योर और दूसरा कह रहा है फर्टिलाइजर। तो मैन्योर वो है जो खाद आप तैयार करते हैं गोबर से, घास पत्तियों के सड़ने गलने से जो तैयार होता है वो होता है मैन्योर। और फर्टिलाइजर्स वो हैं जो आप खरीद कर लाते हो बाज़ार से, जिसे खाद कहते हो आप। वास्तव में मैन्योर ही खाद है और फर्टिलाइज़र केमिकल है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। तो फर्टिलाइजर्स में आप जैसे यूरिया हो गया, फास्फेट हो गया, तो इस तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो आप अपनी खेती के लिए, वो ऐड करते हो। क्यों? क्योंकि हमारा फसल अच्छा हो, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की कमी है, वो मिट्टी में पर्याप्त हो जाए और हमारा फसल अच्छी तरह ग्रो करे। लेकिन इन सब के बाद इरिगेशन भी करोगे ना। ये इरिगेशन मतलब पानी डालना, पानी पटाना। भाई सब कुछ कर दिया, पानी नहीं दिया तो क्या उग जाएगा? क्या पौधा नहीं उगेगा, ख़राब हो जाएगा फसल। इरिगेशन होना चाहिए। पानी को कब चाहिए, कितना चाहिए, उस मात्रा में आपको इरिगेशन करना है।
पानी पटाना है। फिर आप क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वही प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब जो खरपतवार जम गए हैं उससे प्रोटेक्ट करते हो, रखवाली करते हो। कैसे? केमिकल डालकर, खरपतवार नाशक केमिकल्स भी आते हैं, या फिर बहुत सारे छिड़काव होते हैं जिससे वीड्स आपका प्रोटेक्ट होता है, कहीं कीड़े मकोड़े ना लग जाए उसके लिए प्रोटेक्शन करते हो, और वीड्स से भी प्रोटेक्शन हो जाता है। हार्वेस्टिंग करते हो। उसके बाद हार्वेस्टिंग क्या है, जब हमारा अनाज तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे, मतलब कटाई करेंगे, काट कर उसको फिर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो हाउ मेनी पार्ट्स देयर आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इज इट क्लियर? 1 2 3 4 5 6 and 7 steps, and these all steps are important. You can't left any steps, सबको करना है। और ये काम अगर आप अपने घर में मनी प्लांट्स लगाते हो, अपने घर में शो के लिए प्लांट्स लगाते हो, तो गुलाब का पौधा लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो भी ये सारा काम आप करते हो, और खेती के लिए भी ये सारा काम आप करते हो। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि भाई कैसे तैयार किया जाता है खेत को, खेती करने के लिए कितने स्टेप्स हैं, तो आपको बताना होगा देयर आर 7 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर सॉयल, देन सोइंग, then adding manure and fertilizers, then irrigation, then protecting from weeds, then harvesting and then storage. जब आप हार्वेस्टिंग कर लोगे तो स्टोरेज भी प्रॉपर होना चाहिए। खेती कर लिया, फसल काट लिया, तो रखने के लिए जगह होनी चाहिए ना, उसके स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, अब इनको बारी बारी से बताता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉयल क्या है, सॉयल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको पढ़ेंगे बारी बारी से। The preparation of soil is the first step before growing a crops. क्रॉप्स को उगाने के पहले जो पहला स्टेप है, पहला पड़ाव है, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉयल एंड लूजन। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है खेती में? टर्न द सॉयल एंड लूजन इट, मतलब मिट्टी की अल्टा पल्टी करना, मतलब पलटना, जिसको आप क्या करते हो, हल जोतते हो ना, तो नीचे जो मिट्टी है वो ऊपर आ गया, ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली गई, है ना, तो इसी को कहते हैं सॉइल को टर्न करना। और लूजन मतलब तोड़ना, हल्का हो जाएगा, टूट जाएगा, बराबर हो जाएगा। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है कि जो आप उसमें लगाओगे पौधा, उसकी जड़ें जो हैं पेनिट्रेट आसानी से कर पाएंगी, आसानी से अंदर की तरफ जा पाएंगी, है ना, सॉइल के अंदर। द लूजन सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और भाई रूट जब अंदर जाएगा तो उसको ब्रेथ होना चाहिए ना, सांस लेगा वो सांस कैसे लेगा? सांस लेने के लिए मिट्टी का लूज होना आवश्यक है, उसके अंदर हवा का जाना ज़रूरी है, जिससे वो ब्रेथ कर पाए आसानी से जब वो अंदर जाए, इसलिए उसको लूज किया जाता है। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रेथ ईजिली। अब वो पूछ रहा है कि क्यों, अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर लूज करते हैं तो आखिर क्यों जो है हमारा पौधा जो है, जो भी आप फसल बो रहे हैं, वो आसानी से ब्रेथ कर पाता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके जवाब में है द लूजन सॉयल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। जब सॉयल को आप लूज करते हो, मतलब ढीला करते हो, तोड़ते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हो, तो वो क्या करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। उसमें अर्थवर्म्स, केचुए पैदा होते हैं, माइक्रोब्स पैदा होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जो सॉयल में। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये क्या हैं? किसान के दोस्त हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉयल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये उसके अंदर छेद करते जाते हैं, मिट्टी को खोदते जाते हैं, अंदर ही अंदर रास्ता बनाते जाते हैं जिससे हवा अंदर तक पास हो, और ह्यूमस को भी बनाते हैं साथ साथ। ह्यूमस भी क्या है? खाद है। बट वाई द सॉयल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड। लेकिन क्यों आवश्यकता पड़ती है इसकी, मिट्टी को पलटने की
और उसको लूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि हमारा पौधा जो है सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, वाटर हो चाहिए उसको, एयर चाहिए, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसके अंदर होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड, और जो पौधे मर जाते हैं उसके अंदर या जानवर जो मर जाते हैं वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। डिकम्पोज मतलब सड़ते गलते हैं, उनकी बॉडी सड़ गल जाती है। और बाई सॉयल ऑर्गेनिज्म, और सॉयल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉयल। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, अब कोई भी जीव है तो उसके अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है ना, या सड़ेगा तो खाद बनेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मदद करते हैं उसको सड़ने गलने में, सड़ता गलता है, खाद बनता है, रिलीज बैक इनटू द सॉयल, और वापस वो खाद बनकर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और दोबारा ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इसलिए मिट्टी की अदला बदली होती है, ताकि ऊपर के लेयर पे जो न्यूट्रिएंट्स थे उसको प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम अगर नीचे वाले लेयर को ऊपर कर देंगे तो नीचे का जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलेगा अब नए पौधे को। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉयल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, ये कुछ सेंटीमीटर के ही हैं जो सॉयल सपोर्ट्स करते हैं प्लांट्स को ग्रोथ के लिए। और टर्न एंड लूजन सॉयल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉयल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। और जब हम मिट्टी को बदल देते हैं, अदला बदली करते हैं, तो नीचे के जो फ्यू सेंटीमीटर्स ऊपर वाले जो लेयर थे मिट्टी के, वो तो उलट जाते हैं, वो नीचे चले जाएंगे, और नीचे वाला लेयर क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से उसमें न्यूट्रिएंट्स फिर से आ जाएगा। ठीक है, अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अब दूसरी वीडियो का प्रतीक्षा कीजिए, फिर से बनाएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर पसंद आए तो, और फिर मोटिवेट होकर मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं इसका अगला सीरीज़ जल्द ही बनाकर अपलोड करूँगा। थैंक यू।